Hello everyone, this is Prashant Bajpai from SR Institute of Management and Technology। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है अब एक नया टॉपिक शुरू करते हैं फॉर लूपिंग से रिलेटेड, जो कि है फिबोनाची सीरीज अप टू एन टर्म्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो AKTO के एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फिबोनाची सीरीज होती क्या है। ऐसी सीरीज जिसमें सबसे पहला टर्म हमेशा 0 होगा, इसके बाद सेकेंड टर्म हमेशा 1 होगा। ये ऊपर हम टर्म नंबर लिख रहे हैं, ये आपका टर्म नंबर होगा। तो टर्म नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड से लेके अप टू आपको कहाँ तक जाना है, nth टर्म तक। तो हमने ये एज्यूम किया हुआ है कि फर्स्ट टर्म हमेशा आपका 0 रहेगा, सेकेंड टर्म आपका हमेशा 1 रहेगा। अब ये थर्ड टर्म कैसे निकलेगा, फोर्थ टर्म कैसे निकलेगा, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। वो क्या है कि हर टर्म, जैसे ये थर्ड टर्म है, तो ये थर्ड टर्म अपने से पहले के दोनों टर्म्स के एडिशन के इक्वल आएगा। यानी ये वाला टर्म कैसे निकलेगा, 0 प्लस 1, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, फिर से 1। अब आप देखिए कि सेकंड टर्म भी आपका 1 था और थर्ड टर्म भी आपका 1 ही होगा। अब ये फोर्थ वाला टर्म कैसे निकलेगा आपका, ये सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, जो कि 1 प्लस 1, यानी कि इसकी वैल्यू निकल के आ गई आपके पास 2। अब फिफ्थ टर्म कैसे निकलेगा आपका, थर्ड वाले टर्म यानी कि 1 प्लस फोर्थ वाला टर्म यानी कि 2, यानी कि फिफ्थ टर्म की वैल्यू आपकी 3 आ गई। इसका मतलब है कि फिबोनाची सीरीज आपकी कैसे बन रही है, 0 1 1 2 3 5 8, इस तरीके से आपकी आगे तक बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब हो गया कि अगर हम फर्स्ट टर्म को, यानी कि जो 0 है, उसको a मान लें और सेकंड टर्म जो कि 1 है इसको b मान लें, तो थर्ड टर्म हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, c बराबर a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया, 0 प्लस 1 किया, तो इसकी वैल्यू निकल के आ गई आपके पास 1। अब आपको फोर्थ टर्म निकालना है, तो फोर्थ टर्म निकालने के लिए आपको फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए c प्लस बी। लेकिन जब फोर्थ टर्म के लिए जाएंगे तो ये फोर्थ टर्म थर्ड और सेकंड टर्म का एडिशन होगा, यानी कि जो b था उसको हम क्या मान लें, a मान लें, और जो c था उसको क्या माने, b मान लें। यानी अब आपको फोर्थ टर्म निकालने के लिए ये वाला जो वैल्यू है ये a हो गई, यानी 1 आ गया, और ये वाली जो वैल्यू है जो कि 1 है इसको हमने b माना, यानी c निकल के आया 2। अब जैसे ही फिर फिफ्थ टर्म के पास हम गए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से c बराबर a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे जो अभी b था उसको a मान लेंगे, और जो हमारे पास अभी तक c था उसको हम क्या करेंगे, b मान लेंगे। इसका मतलब हो गया कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे a और b की वैल्यू भी हमें आगे रोटेट करानी होगी। यानी अब आप देखिए यहाँ पे ये a हो गया, ये क्या हो गया, b हो गया। तो a की जगह इसकी वैल्यू आ गई 1, b की जगह पे इसकी वैल्यू आ गई 2, यानी कि c निकल के आ गया 3। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे तो फिर से जो b है उसको a मानना है, जो c निकलेगा उसको हमें b मान लेना है, और फिर से a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसका प्रोग्राम देखते हैं। तो अगर इसका प्रोग्राम देखेंगे आप, तो प्रोग्राम में सबसे पहले आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की सीरीज आपकी इनफाइनाइट तक जा सकती है। तो कितने टर्म्स पे आपको स्टॉप होना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे हमने ये वाली सीरीज अगर आप देखिए तो फिफ्थ टर्म पे हमने स्टॉप किया, यानी यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। तो फर्स्ट टर्म आपका 0, सेकंड टर्म आपका 1, थर्ड टर्म आपका फिर से 1, फोर्थ टर्म आपका 2 आया, और फिफ्थ टर्म आपको निकल के 3 आया। तो n आपका यही दिखा रहा है। अच्छा, हम लोग यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म यानी कि टर्म नंबर 1 और टर्म नंबर 2 के लिए c बराबर a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखिए फर्स्ट टर्म से पहले एडिशन का अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इससे पहले आपको 2 नंबर मिलेंगे ही नहीं, तो आप एडिशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये वैल्यू आपको फिक्स दे दी गई है 0। और सेकंड टर्म से पहले आपको एक नंबर तो मिल रहा है लेकिन दूसरा नंबर नहीं मिल रहा है, यानी यहाँ पे भी c बराबर a प्लस बी का फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते। इस वजह से यहाँ पे भी आपको वैल्यू फिक्स कर दी गई 1। लेकिन जैसे थर्ड टर्म आया तो अब यहाँ पे आपको 2 टर्म मिल चुके हैं, यानी यहाँ पे आप c बराबर a प्लस बी का फॉर्मूला आसानी से अप्लाई
कर सकते हैं। तो यानी कि इसका कॉन्सेप्ट ये निकल के आया कि आपको पहले दो टर्म जो भी होंगे, जो कि a बराबर 0 b बराबर 1 हम मान के चलेंगे, वो आपको अलग से प्रिंट कराना होगा, और आपको जो c बराबर a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये आपको थर्ड टर्म से अप्लाई करना होगा। चलिए अब इसका प्रोग्राम देखते हैं। तो हमने n इसका नंबर ले लिया। आपको पता है कि आपको स्टार्टिंग के दो टर्म्स अपने आप अलग से प्रिंट कराना है। तो कैसे कराएंगे? परसेंटेज डी a कॉमा बी, यानी दो वैल्यू अलग से प्रिंट हो गई। a की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 प्रिंट हो जाएगा, b की वैल्यू 1 है 1 हो जाएगा। लेकिन अब तीसरे से लेके थर्ड टर्म से अप टू एन टर्म तक आपको c बराबर a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो और एडिशन का काम आपको एक से ज्यादा बार करना है, फॉर्मूला आपको कई बार सीरीज में यूज करना है, इसलिए आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ लूपिंग। तो आपने लूप स्टार्ट किया फॉर। अब i की वैल्यू कहां से स्टार्ट करेंगे? 3 से। क्यों? क्योंकि पहला टर्म और दूसरा टर्म ये तो आपके ऑलरेडी प्रिंट हो चुके हैं। अब जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वो कहां से हो रहा है? थर्ड टर्म से हो रहा है। इसलिए i की वैल्यू आपने कहां से शुरू करी? 3 से। कब तक? जब तक i अपने nth टर्म के इक्वल नहीं आ जाता है तब तक। और i इक्वल्स टू i प्लस 1 का फॉर्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब देखिए कौन सा फॉर्मूले से आपको वैल्यू मिलेगी? c बराबर a प्लस बी के फॉर्मूले से आपको वैल्यू मिलेगी। सीरीज में आपको बहुत सारी चीजें प्रिंट करानी होंगी, क्योंकि जितने बार आपको नंबर मिलेगा उतनी बार आपको नंबर प्रिंट कराना है। तो यानी फॉर्मूला लगाने वाला काम भी आपको लूप के अंदर करना है, और प्रिंट कराने वाला भी काम लूप के अंदर करना है। तो आपने c को यहाँ पर प्रिंट करा दिया। अब आप देखिए, आप यही तो कर रहे हैं यहाँ पे, कि आप यहाँ पे c बराबर a प्लस बी के फॉर्मूले से वैल्यू भी निकाल रहे हैं, और इस वैल्यू को सीरीज में आपको प्रिंट कराना होगा। दोनों काम कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे कर दिया। और साथ ही साथ आप क्या कर रहे हैं? जो वैल्यू b थी उसको a मानते हैं, और जो वैल्यू c हो जाती है उसको आगे के लिए b मानते हैं। जैसे अब इसके आगे सिक्स्थ टर्म निकालना है, तो ये वाली वैल्यू a हो जाएगी, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? b हो जाएगी। यानी जैसे ही टर्म प्रिंट हो जाए, हमें क्या करना है? a बराबर b और b बराबर c का फॉर्मूला भी अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि जो वैल्यू b के पास थी वो a के पास चली जाए, और जो c के पास है वो b के पास चली जाए। ब्रैकेट्स बंद, गेट ch, काम खत्म। इस प्रोग्राम को हम एक बार रन करा के देख लेते हैं कि फटाफट इसका आंसर कितना आ रहा है। तो देखिए अभी आपके पास a की वैल्यू कितनी है? 0 है क्वेश्चन के इनिशियल लेवल पे, b की वैल्यू आपके पास 1 है। अब यहाँ पे आए, हमने मान लिया n की वैल्यू हमने दे दी 5, यानी हम 5 टर्म की सीरीज प्रिंट कराना चाहते हैं। तो अगर आपको रिजल्ट में ये मिल रहा है तो इसका मतलब है कि सीरीज आपकी सही है। तो हम देखते हैं। तो आप आए यहाँ पे, आपने a और b को प्रिंट कराया, तो कंप्यूटर ने क्या प्रिंट किया? 0 और 1 यहाँ पे प्रिंट कर दिया। फिर आप यहाँ पे आए तो आप i की वैल्यू 3 से स्टार्ट हुई, 3 लेस देन 5 कंडीशन सही है, तो ब्रैकेट के अंदर गए, c बराबर a प्लस बी किया। a की वैल्यू 0 थी, b की वैल्यू 1 थी, तो यानी कि c की वैल्यू कितनी निकल के आई? 1 आई। जो c की वैल्यू निकल के आई, उस c की वैल्यू को आपको प्रिंट कराना है, तो कंप्यूटर ने यहाँ पे क्या किया? एक बार फिर से 1 प्रिंट कर दिया सीरीज में। अब उसने क्या किया? जो b के पास था उसको उठा के किसके पास भेज दिया? a के पास। यानी अब a की वैल्यू जो है यहाँ पे उठ के इसके पास चली गई। अब a की वैल्यू ये हट गई, और जो c के पास है ये वाली वैल्यू उठ के किसके पास गई? b के पास गई। यानी ये खाली हो गया फिर से। ठीक, फिर ब्रैकेट बंद हुआ, आप ऊपर गए, i की वैल्यू में +1 किया, i की वैल्यू हो गई 4, 4 लेस देन 5 कंडीशन सही हो गई। फिर ब्रैकेट के अंदर आए, यहाँ पे आपने a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो अब a की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, तो c की कितना निकल के आया? 2 निकल के आया। जो भी वैल्यू आई इस फॉर्मूले से, आपने तुरंत इसको यहाँ पे प्रिंट करा दिया, यानी कंप्यूटर ने यहाँ पे 2 को प्रिंट कर दिया। फिर उसने क्या किया? जो b के पास था उसको उठा के a के पास भेज दिया, जो c के पास था उसको उठा के b के पास भेज दिया, c फिर से खाली हो गया। फिर ऊपर गए, i की वैल्यू अब हो गई 5, कंडीशन अभी भी सही है क्योंकि इक्वल टू का साइन है। फिर आए तो c बराबर a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, दोनों को ऐड किया तो c कितना आया? 3 आया। इसको जो भी वैल्यू आई यहाँ पे प्रिंट करा दिया, c यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब फिर से आपने क्या किया? जो b के पास था उसको उठा के a के पास भेज दिया, जो c के पास था वो उसको उठा के आपने b के पास भेज दिया। फिर ऊपर गए, i की वैल्यू कितनी हो गई? 6, कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी कि अब आपको आगे के टर्म्स प्रिंट नहीं कराने हैं, कंप्यूटर यहाँ पे कॉन्सेप्ट को रोक देगा। और अब आप देखिए, ये आपको आंसर मिलना चाहिए था, यही वाला आंसर आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। तो फ्लो चार्ट में सबसे पहला आपको पता है कि हमेशा क्या होता है? स्टार्ट होता है, स्टार्ट हो गया,
इसके बाद यहाँ पर आपने ए और बी की वैल्यू को इनिशियलाइज किया हुआ है, यानी स्टार्टिंग वैल्यू आपने खुद डिसाइड करके रखी हुई है। तो इसको आपने फ्लो चार्ट में ड्रॉ कर दिया, ए बराबर 0, बी बराबर 1। फिर इसके बाद यहाँ पे एंटर द वैल्यू ऑफ एन आ रहा था, आपने एंटर द वैल्यू ऑफ एन का यहाँ पे डायग्राम बना दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने ए और बी को अलग से प्रिंट कराया हुआ था, तो आपने प्रिंट एफ वाला बॉक्स यूज़ करके ए बी को प्रिंट कराया है यहाँ पे। फिर आपने फॉर लूप यूज़ किया था, फॉर लूप 3 पार्ट से मिलता है, ये इनिशियलाइजेशन हो गया। इसके नीचे आपको कंडीशनल बॉक्स लगाना है, कंडीशन बॉक्स में लिखा हुआ है आई लेस देन इक्वल्स टू एन। अब आपको पता है कि इस वाले से आपको 2 एरो मिलेंगे, एक ट्रू के लिए मिलेगा और एक आपको फॉल्स के लिए मिलेगा। ट्रू में क्या करते हैं, जब कंडीशन ट्रू होती है तो ब्रैकेट्स, इसके जो स्कोप है, जो इसका ब्रैकेट्स है, इसके बीच में जितने स्टेटमेंट है सारे के सारे ट्रू में लिखे जाएंगे। तो यानी ट्रू में सबसे पहले आपने फॉर्मूला अप्लाई कराया, जो कि है सी बराबर ए प्लस बी। फिर आपने क्या किया है इसमें, फिर आपने यहाँ पे प्रिंट सी कराया हुआ है, तो प्रिंट बॉक्स बना के सी करा दिया आपने। फिर आपने ए वैल्यूज को बदल दिया है, ए बराबर बी और उसके बाद आपने बी बराबर सी। और जब ब्रैकेट्स बंद हो रहे हैं तो वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के लिए ऊपर जाते हैं और कंडीशन को चेक करते हैं, क्योंकि कंडीशन आप ऊपर लिख चुके हैं एक बार, तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर आप एरो के थ्रू वापस चले गए, और जब कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो हम ब्रैकेट के बाहर आते हैं इसके, और इसके बाहर कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिंपल से आप क्या बना देंगे, यहाँ पे स्टॉप बना देंगे। तो अब आप देखिए, ये है आपका पूरा कंप्लीट इसका प्रोग्राम और यही है इसका फ्लो चार्ट। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, अब हम लोग एक और बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अगर आपके पास एक कोई नंबर दिया गया है, इस नंबर में जितने डिजिट्स हैं, जितने अंक हैं, इन सबको ऐड करने पे क्या रिजल्ट आएगा, ये हमको प्रिंट कराना है। सपोज आपके पास नंबर है 158, तो इसमें एक डिजिट 8 है, 8 प्लस 5 प्लस 1, रिजल्ट कितना आया 14। तो हम ये चाहते हैं कि इस डिजिट में जितने अंक हैं, सारे का एडिशन करने पे जो भी रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट हम प्रिंट कर दें। सपोज आपके पास अगर नंबर 4 डिजिट का होता, 2021, तो इसका मतलब क्या हो जाता, 1 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 2, यानी कि इसका रिजल्ट कितना आता आपके पास 5 आता। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें आपको डिजिट्स को सेपरेट करना है, डिजिट्स को अलग करना है। देखिए, सबसे पहले आपके पास डिजिट कौन सी अलग हुई, 5 अलग हुआ, 8 अलग हुआ, फिर आपका 5 अलग हुआ, फिर लास्ट में आपका 1 अलग हुआ। यानी ये टास्क आपको तब तक परफॉर्म करना है जब तक सारी डिजिट्स एक एक करके सेपरेट अलग ना हो जाए। तो आप ध्यान दीजिए कैसे हो सकता है ये कॉन्सेप्ट। जैसे नंबर आपके पास 158 है, अब हम इसमें से 8 को अलग करना है, कि हम चाहते हैं कि 158 में से 8 निकल जाए। तो कैसे कर सकते हैं कि अगर हम 158 को 10 के साथ डिवाइड करें, तो 1 टाइम गया, 58 बचा, 5 बार गया, 58। यानी आपको जो डिजिट अलग करनी थी वो कहाँ पे मिल रही है, रिमाइंडर में मिल रही है। इसका मतलब हो गया, और रिमाइंडर के लिए कौन सा साइन यूज करते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर यूज करते हैं। इसका मतलब हो गया, डिजिट को अलग करने के लिए आप हमेशा क्या करेंगे, मॉडुलस विद 10, 10 के साथ किसी भी नंबर का शेषफल निकालेंगे तो हमेशा आपको आखिरी वाला अंक अलग होकर मिल जाएगा, और वो जो अंक अलग होगा वो किसके पास आ रहा है, ए के पास आ जाएगा। अब देखिए, अब आपका 8 जब अलग हो गया तो नंबर की नई वैल्यू कितनी बची, सिर्फ 15 बची। अब आप क्या करेंगे, 15 को डिवाइड करेंगे 10 से, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा 5। ये देखिए, फिर से रिमाइंडर की वजह से आपको क्या अलग हो गया, जो डिजिट आपको चाहिए थी वो वाली डिजिट अलग हो गई। अब आपके पास नंबर की वैल्यू कितनी बची 1। अब आप 1 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार भी नहीं जाएगा, 0, यानी कि यही आपका शेषफल हो गया, यही रिमाइंडर हो गया। यानी अब आप देखिए 1 भी अलग हो गया। तो इसका मतलब हो गया, किसी भी नंबर में से अगर डिजिट को अलग करना है तो आपको हमेशा मॉडुलस विद 10 यानी 10 के साथ उसका शेषफल निकालिए, और शेषफल निकालते ही वो अंक अलग हो जाएगा। और जब अंक डिजिट अलग हो गई तो नंबर आपका क्या बन जाएगा, क्वोशंट। यानी कि ये प्रोसेस हो गया डिजिट्स को अलग करने का, और नंबर को जब आपका डिजिट अलग हो गई तो नंबर को छोटा करने के लिए, क्योंकि ये क्वोशंट ही आपका नंबर, नया नंबर बन जाएगा। यानी नया नंबर, यानी n इक्वल्स टू पुराना वाला नंबर डिवाइड बाई
10, क्योंकि ये आपका भागफल है और भागफल प्राप्त करने के लिए आपको कौन सा ऑपरेटर यूज करना पड़ता है, आपको यूज करना पड़ता है डिवीजन ऑपरेटर। तो आपने यहाँ से डिवीजन करा यानी आपको नंबर की वैल्यू चेंज हो गई और जो डिजिट अलग हुई थी वो डिजिट की वैल्यू ए के पास आ गई। अब इसको क्या करना है, एडिशन करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आपको एक भाई डिजिट्स एक से ज्यादा मिल रही हैं, इसका मतलब है कि आपको जोड़ने का काम एक से ज्यादा बार करना है, तो लूप चलाना पड़ेगा। और लूप चलाते समय आपको बताया था कि जब भी एडिशन परफॉर्म करते हैं तो लूप में एडिशन के लिए हमेशा एस की वैल्यू जीरो एज्यूम करी जाती है, क्योंकि जीरो ही एक ऐसी वैल्यू है जिसको चाहे जितनी बार जोड़ दें आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम में एक नंबर होना चाहिए आपके पास, तो नंबर हो गया n। आपको एडिशन परफॉर्म करना है इसलिए s बराबर जीरो की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ आपको डिजिट जो अलग हुई है जिसको हम a मान के चल रहे हैं, डिजिट्स के लिए हमने a माना। फिलहाल अभी हम देख लेते हैं इतने वेरिएबल हैं। तो ये डिजिट्स अलग करने का काम हमें कब तक करना है, जब तक नंबर की वैल्यू हमारे पास जीरो के इक्वल नहीं आ जाती। जैसे ही जीरो आ गया तो अब हमें ये वाला टास्क को रोकना पड़ेगा, यानी हम इसको वाइल लूप से बनाते हैं। वाइल n नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी जब तक नंबर की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं हो जाए। क्या करना है, सबसे पहले नंबर्स को अलग करना है। तो नंबर को अलग करने का तरीका क्या होता है, a बराबर n मॉडुलस 10। डिजिट अलग हो गई। अब जो डिजिट अलग हुई है उसको क्या करना है, एडिशन करना है, यानी s बराबर s प्लस ये a। अब जब जो डिजिट अलग होकर जुड़ गई तो नंबर को चेंज करना है। तो नंबर की वैल्यू कैसे चेंज होगी, डिवीजन बाई 10। ठीक, अब इसको रन कराते हैं और जो रिजल्ट आएगा वो किसके पास आएगा, एस के पास। रिजल्ट क्योंकि एक ही आएगा इसलिए प्रिंटफ सम इज परसेंटेज डी एस। अब हम जल्दी से इसको रन करा के चेक कर लेते हैं इसको रन कराने पे क्या आएगा। चलिए अब हम इसको रन कराते हैं। हमने सबसे पहले जब रन कराया तो s की इनिशियल वैल्यू हमको मिल गई जीरो। n की वैल्यू यूजर को देनी थी, हमने मान लिया n की वैल्यू दे दी गई है 246 या 245। इसका मतलब है कि इसको अगर हम ऐड करते हैं तो 2 + 4 + 5 यानी 11 आंसर आपको मिलना चाहिए मैथमेटिकली। अब देखते हैं कि प्रोग्राम से मिल रहा है या नहीं, चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने चेक किया n की वैल्यू है 245, हमने चेक यहाँ पे लिखा 245 नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो ये सही है क्योंकि 245 कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। कंडीशन सही है तो ब्रैकेट्स के अंदर आए। अब आप देखिए a बराबर 245 मॉडुलस 10। अब जब 245 को आप जो है 10 से डिवाइड करेंगे तो दो बार जाएगा 20, 45 बचा, 4 टाइम्स जाएगा 40। ये देखिए रिमाइंडर कितना आया 5, यानी a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 5। a की वैल्यू पहले स्टेप में आई 5। s बराबर s प्लस a करना था तो s बराबर s की पहली वैल्यू कितनी दी हुई है, जीरो दी हुई है। तो जीरो प्लस a की वैल्यू कितनी 5, यानी s कितना निकल के आ गया आपके पास 5। और n बराबर n बाई 10, तो n 245 बटे जब 10 करेंगे तो भागफल कितना आया था आपके पास 24, यानी कि n की वैल्यू अब आपके पास कितनी हो गई 24। अब ये ब्रैकेट बंद हो रहा है, फिर हम ऊपर गए, हमने फिर से चेक किया कि 24 नॉट इक्वल्स टू जीरो। कंडीशन फिर से सही है। फिर हम ब्रैकेट्स के अंदर आए, फिर से हमें a निकालना पड़ेगा। तो अब की a कैसे निकलेगा 24 बटे 10, तो दो बार जाएगा 20, यानी ये अब आप देखिए ये आपका आ गया। इसका मतलब हो गया a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपके पास 4 आ गई। s बराबर s प्लस a का फॉर्मूला लगाना है तो s की वैल्यू आपके पास 5 है, a की वैल्यू कितनी है 4, s यानी टोटल कितना निकल के आ गया 9। और n बराबर n बाई 10 किया, जब n बाई 10 किया था तो क्वोशंट कितना आ रहा था 2, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई 2। फिर ब्रैकेट बंद, फिर ऊपर गए। अब हमने चेक किया कि 2 नॉट इक्वल्स टू जीरो, कंडीशन सही है। फिर ब्रैकेट के अंदर आए, फिर से a निकालना है। अब आपने 2 को निकाला मॉडुलस कितनी बार जाएगा 0 टाइम, यही आपका रिमाइंडर हो गया। यानी कि यहाँ पे a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2 आई। s बराबर s प्लस a लगाना है तो s की नई वैल्यू कितनी थी 9 और a की नई वैल्यू कितनी थी 2, यानी s इक्वल्स टू 11। और n की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे
जीरो। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे ही नई वैल्यू मिलती है, अब आप देखिए यहाँ पे जो जैसे a इक्वल्स टू 5 मिला, फिर a इक्वल्स टू 4 मिला, फिर a इक्वल्स टू 2 मिला, तो जैसे ही पुरानी वैल्यू मिलती है कंप्यूटर पुरानी वैल्यू को हटाता रहता है, केवल एट ए टाइम उसके पास लेटेस्ट वैल्यू स्टोर रहती है। अब देखिए फिर से हम ऊपर गए, हमने फिर से चेक किया, जीरो नॉट इक्वल्स टू जीरो, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि जीरो की वैल्यू हमेशा जीरो के बराबर होती है। इसका मतलब है ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो चुकी है। अब कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमें इसके ब्रैकेट में जाने की जरूरत नहीं है। आप ब्रैकेट के बाहर आए, आपको एस प्रिंट कराना है, तो आप देखिए एस की सबसे लास्ट में वैल्यू कितनी आई थी, 11 आई थी, यानी यहाँ पे आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 11 प्रिंट होकर मिल जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब इसी को हम लोग, जैसे हम लोगों ने सम ऑफ ऑल द डिजिट्स निकाला था, वैसे अगर आपसे क्वेश्चन कह देता कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ ए नंबर, यानी जैसे अगर आपके पास एक नंबर हो तो 241, तो इसकी डिजिट्स कौन कौन सी थी, 1, 4 और 2, इसको मल्टीप्लाई करते तो रिजल्ट कितना आना चाहिए था, 8। तो दोनों प्रोग्राम्स में बेसिक डिफरेंस क्या है कि आपको एक जगह सम निकालना था और एक जगह आपको मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें भी आपको डिजिट्स को अलग करना है, मल्टीप्लिकेशन में भी डिजिट को अलग करना है। जब डिजिट अलग हो जाएगी तो नंबर की वैल्यू आपको चेंज करनी ही करनी है। तो इसका मतलब हो गया कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो ये है कि डिजिट को सेपरेट करने के लिए मॉडुलस 10 निकालना है और नंबर की वैल्यू को चेंज करने के लिए n/10 करना होगा। ठीक, अब आपको मल्टी एडिशन करना था तो एडिशन करने के लिए स्टार्टिंग 0 से करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए स्टार्टिंग हमेशा 1 से करी जाती है। बाकी आप देखिए प्रोग्राम में कहीं पे भी कोई लॉजिक में चेंज नहीं हो रहा है। ये आपका डिजिट को सेपरेट कर रहा है, ये इसके मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला हो गया, ये नंबर की वैल्यू को चेंज करने के लिए हो गया। कब तक करेंगे, जब तक n की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आ जाती है तब तक इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू बार बार करते रहेंगे। फटाक से एक छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज n की वैल्यू s तो आपको पहले दे रखा हुआ है 1, तो n की वैल्यू अगर आपको मान लीजिए 2 डिजिट की हमने नंबर ले लिया 34, तो इसका रिजल्ट मैथमेटिकली आपके पास 12 आना चाहिए। चलिए हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट मिल रहा है या नहीं। तो अगर आपको n की वैल्यू आपने दे दी 34 नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन सही है, n बराबर n मॉडुलस 10। तो अगर आप देखेंगे तो 34 को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा 34। ये देखिए डिजिट सेपरेट हो गई, यानी a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 4, और s बराबर s इंटू ए लिखा हुआ है। s की वैल्यू कितनी अभी मानी हुई थी शुरुआत में 1, तो s की वैल्यू 1, a की वैल्यू कितनी 4, यानी s की नई वैल्यू कितनी आ गई 4। और जब आपने डिजिट को अलग कर दिया, 4 का काम खत्म हो गया, तो नंबर कितना बचा आपके पास, केवल 3। फिर आप ऊपर गए, आपने चेक किया 3 नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन सही है। फिर आप आए यहाँ पे, तो अब आपके पास क्या बन गया, a बराबर 3 मॉडुलस 10। अब आप देखिए 3 को जब 10 के साथ भाग देंगे तो 0 बार जाएगा, यही आपका रिमाइंडर है, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 3। और आपको बताया कि जैसी नई वैल्यू आती है कंप्यूटर पुरानी वैल्यू को डिलीट करता चलता है। s बराबर s इंटू ए, एस की वैल्यू कितनी है 4, a की वैल्यू कितनी 3, s बराबर कितना आया आपके पास 12 आया। और जैसे ही नई वैल्यू आई कंप्यूटर ने पुरानी वैल्यू को डिलीट कर दिया। अपडेटेड वैल्यू हमेशा कंप्यूटर के पास रहती है। और n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 0। फिर ऊपर गए, हमने चेक किया 0 नॉट इक्वल्स टू 0, कभी संभव ही नहीं है कि 0 0 के बराबर ना हो, वो हमेशा बराबर होता है। इसका मतलब है कंडीशन यहीं पे ब्रेक हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे, जो सबसे लास्ट में s की वैल्यू आई है, s की वैल्यू कितनी आई 12 आई है, यही 12 वैल्यू यहाँ पे कंप्यूटर आके आपको प्रिंट कर देगा। चलिए अब हम लोग इसका फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ पे s बराबर 1 आपने दिया था, तो s बराबर 1 को फ्लो चार्ट में शो कर दिया, एंटर द वैल्यू ऑफ n दिया था, एंटर द वैल्यू ऑफ n कर दिया। अब इसके बाद सीधा वाइल लिखा हुआ है, वाइल के अंदर कंडीशन को लिखा हुआ है, कंडीशन को दिखाने के लिए आपने कंडीशनल बॉक्स को यूज किया, इससे 2 एरो निकले, एक ट्रू एक फॉल्स। जो ब्रैकेट्स के बीच में है ये सारा ट्रू में आएगा, तो इसके ट्रू में आपने a बराबर n मॉडुलस 10, s बराबर s इंटू ए और n बराबर n/10 का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। जो ब्रैकेट के बाहर है ये फॉल्स में आ रहा है, तो आपने फॉल्स की तरफ प्रिंट s को करा दिया और उसके नीचे आपने क्या यूज कर लिया, स्टॉप। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट कि किसी भी पर्टिकुलर नंबर के जितने डिजिट्स हैं, जितने अंक हैं, उनका एडिशन और उनका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए अब हम आगे एक नया प्रोग्राम देखते हैं। टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर, यानी कि किसी एक नंबर को जो आपने एंटर किया है इसमें टोटल